अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा जलील ख़ान। और आज बात होगी, जैसा कि आप मेरे पीछे डायग्राम में भी देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात है, हम क्या पढ़ने लगे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल की एक ऑर्गेनेली है। हमारे सेल में इसके कुछ ख़ास काम हैं, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो ये परफॉर्म करती है। तो डिटेल व्यू देखते हैं इसका, ठीक है जी। बहुत सी बातें मैं वर्बली बता दूंगा, पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जितने मैं बोर्ड पे लिख सकता था। तो देखते हैं क्या बात करते हैं हम इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लफ्ज़ का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक लिक्विड है साइटोप्लाज्म, मतलब उस जगह पे ये मौजूद होगा। रेटिकुलम, नेटवर्क। अब अगर आप ये डायग्राम देखें जो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ड्रॉ की है, तो बिल्कुल अगर आप इसे देखें तो आपको एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये सारा हिस्सा जिसके अंदर ये बनी है, ये साइटोप्लाज्म है सेल का। तो इट इज़ अ नेटवर्क like structure within a cytoplasm. This is the meaning of endoplasmic reticulum. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पूरे स्ट्रक्चर में 50 to 70% प्रोटीन्स और 30 to 50% लिपिड्स मिलती हैं, और इन लिपिड्स में ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड्स मिलती हैं। बात करते हैं जी डिस्कवरी की थोड़ी सी। गर्नियर नाम का साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इसे देखा और एर्गोस्टोप्लाज्म का नाम दिया। पॉर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम चेंज करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया। ठीक है, नाउ अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें दो तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। एक तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है रफ लाइक अपीयरेंस, और एक हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूब लाइक अपीयरेंस। ठीक है, रफ लाइक अपीयरेंस एंड ट्यूब लाइक अपीयरेंस। इस पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है, इस पार्ट को हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना सेल में मौजूद होता है उसका 2/3 पार्ट रफ की शक्ल में होता है और 1/3 पार्ट स्मूथ की शक्ल में होता है। नाउ द टेक्निकल कॉन्सेप्ट, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मैं टेक्निकल बातों पे ज़्यादा जोर दूं जो अमूमन किसी बुक में नहीं होती या अमूमन एक्सप्लेनेशन में नहीं होती। तो वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो अगर उठे दिमाग में, टीचर्स के लिए हेल्पफुल रहती है ज़्यादातर ये बातें। तो गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो पार्ट है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया, ये ऐसा क्यों, और जिसे स्मूथ का नाम दिया वो ट्यूब्यूलर क्यों? ठीक है, क्वेश्चन है बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन मिली राइबोफ्यूरन। दो तरह की होती है, राइबोफ्यूरन 1, राइबोफ्यूरन 2, लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। राइबोफ्यूरन प्रोटीन हमें मिली इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रोटीन के साथ हमारे सेल में मौजूद एक ऑर्गेनेली है राइबोसोम, उसका लार्ज सब यूनिट अटैच हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे बुक्स में अमूमन स्टेटमेंट आती है कि इसकी ये जो अपीयरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ राइबोसोम, क्योंकि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट में राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस वजह से इसकी शक्ल ऐसी है। मैं आपको वजह बता रहा हूं कि किस तरह अटैच होते हैं। क्वेश्चन ये है कि स्मूथ के साथ क्यों नहीं अटैच होते राइबोसोम, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में राइबोफ्यूरिन मिलेंगे। राइबोफ्यूरिन नाम के प्रोटीन्स के साथ राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट अटैच हुआ होता है। इस राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है, तो बहुत सारे राइबोसोम्स इनके साथ अटैच होते हैं।
ठीक है, ये सारे राइबोसोम्स इनके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है जी। एक मैंने ड्रॉ करके दिखा दी। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि राइबोसोम के दो पार्ट्स हैं, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। मैंने बहुत से टेक्निकल पॉइंट इसमें डिस्कस कर लिए, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होता, क्योंकि राइबोफोरिन प्रोटीन की एब्सेंस होती है। तो इसका स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर होता है, स्मूथ होता है, ठीक है जी। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है, स्मूथ वाले के स्ट्रक्चर को अमूमन ट्यूब्यूलर का नाम दिया जाता है। वैसे सिस्टर्नी हम इसे भी कह सकते हैं, लेकिन हायर स्टडीज में कई साइंटिस्ट ने सिस्टर्नी इसे कहा है और इसे ट्यूब्यूलर कहा है, ठीक है। ये भी मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। अच्छा, पूरे सेल का जो वॉल्यूम होता है 10% वॉल्यूम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 10% जो वॉल्यूम है सेल का, 10% वॉल्यूम ऑफ सेल, इट इज बिकॉज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरे स्ट्रक्चर की वजह से सेल का 10% वॉल्यूम डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है जी। राइबोफोरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी मदद से राइबोसोम अटैच होते हैं। तो अब तक हमने जो बातें डिस्कस की हैं वो ये बातें डिस्कस की हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के स्ट्रक्चर्स रखते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ क्यों है? रफ है जी क्योंकि रफ के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। वो किस तरह? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरिन नाम के प्रोटीन्स मिलते हैं जिनके साथ राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट अटैच होता है। इस अटैचमेंट की वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। स्मूथ के साथ ये अटैच नहीं होता क्योंकि इसकी वजह से स्मूथ का स्ट्रक्चर इस तरह का है। क्लियर? अच्छा, एक और बात, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुई हुई है। ये बात हायर स्टडी में ऐसी भी आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवोल्यूट हुआ है न्यूक्लियस से। हायर स्टडीज में यह माना जाता है कि न्यूक्लियस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना पूरा। एक और बात है, जहां तक राइबोसोम्स अटैच होते गए वहां तक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। जब राइबोसोम अटैच होना बंद हो गए तो स्मूथ बन गया। यह भी एक एवोल्यूशन की बुक में मैंने स्टडी की थी। नाउ, अब ये जो रफ वाला पार्ट है, ये जो रफ वाला पार्ट है और ये जो मैंने अंदर बनाया है ये ल्यूमन है, फ्लूइड है। ये जो रफ वाला पार्ट है इसका क्या काम है, स्मूथ वाला जो पार्ट है इसका क्या काम है, अब हम इसको डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रफ वाले पार्ट के साथ चूंकि राइबोसोम अटैच होता है और राइबोसोम का काम है प्रोटीन फॉर्मेशन, तो रफ वाले का काम भी यही माना जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद देता है। क्वेश्चन ये है कि हमारी बुक्स में ये तो आ जाता है कि प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद देता है, हेल्प करता है। विच काइंड ऑफ हेल्प? क्या हेल्प देता है? बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता यह है कि राइबोसोम जो इसके साथ अटैच्ड हैं उनमें जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं वो प्रोटीन्स एंटर होती हैं इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इन द ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो प्रोटीन्स इधर एंटर होती हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये हीट शॉक प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स अंदर आई है इसको प्रॉपर फोल्डिंग्स देता है, फोल्डिंग देता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनवाता है इसका। तो ये है हेल्पिंग इन प्रोटीन फॉर्मेशन कि जो प्रोटीन राइबोसोम से बन रही होगी वो अंदर आएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हीट शॉक प्रोटीन्स मिलेंगी जिनका एक काम ये होगा कि जो प्रोटीन्स राइबोसोम से बन के अंदर आ रही हैं उनको प्रॉपर फोल्डिंग्स देना और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर डेवलप करना उनका। ठीक है जी, ये है इसका फंक्शन, ये हेल्प इस तरह करती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट आता है। क्वेश्चन ये है कि इधर कौन सी प्रोटीन्स बनने आती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? गौर फरमाइएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो प्रोटीन्स बनती हैं जिन्होंने सेल के बाहर काम करना होता है, जिन्होंने एक्सपोर्ट होना होता है।
जैसे कि आपने पढ़ा है पेंक्रियास से 3 तरह के एंजाइम्स आते, 3 तरह की प्रोटीन्स आती हैं जो एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ड्यूडिनम के अंदर, जिसे पेंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, वो इसमें बनकर आती हैं, ठीक है। और ऐसी कई प्रोटीन्स हैं जो सेल से बाहर आउटसाइड द सेल वर्किंग करती हैं और वो यहाँ पे बनती हैं। अच्छा, जिन प्रोटीन्स ने सेल के अंदर काम करना होता है वो बनती हैं उन राइबोसोम्स में जो फ्री होते हैं सेल में, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होते। 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक जो रफ के साथ अटैच है और दूसरे जो रफ के साथ अटैच नहीं है। जो नहीं है वो अमूमन वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल के अंदर यूज होनी है, और जो रफ के साथ अटैच है वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल के बाहर यूज होनी है। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1943 में क्लर्क नाम के साइंटिस्ट ने माइक्रोसोम्स का नाम दिया। यूज द टर्म माइक्रोसोम्स, यूज द टर्म माइक्रोसोम्स का नाम भी दिया इसे। ऐसी बॉडी जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हो, माइक्रोसोम्स का नाम दिया इन्हें। क्लियर? अच्छा, एक और टेक्निकल पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, पहले स्मूथ पढ़ा लो, स्मूथ के साथ ही एक टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करूंगा। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर रखता है जी, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है एनाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स। हमारी स्टडीज में आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। मेटाबॉलिज्म 2 तरह की होती है, कैटा और एना। एना का मतलब है बनना, जुड़ के बनना, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एनाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स बनते हैं यहाँ पे। अच्छा, लिपिड्स तो कई तरह के हैं, तो यहाँ पे कौन से बनते हैं? यहाँ पे लिपिड्स बनते हैं असाइल ग्लिसरॉल, जिसे ट्राई असाइल ग्लिसराइड भी कहते हैं, फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, असाइल ग्लिसरॉल नाम के लिपिड्स बनते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। ये बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं तो मैंने एक स्टडीज में ऐसा भी पढ़ा हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं, यहां पे भी फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। तो क्वेश्चन हियर कि स्मूथ वाले और रफ वाले में क्या डिफरेंस है? देखें, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड्स बने हैं वो आपकी सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। जो रफ के अंदर बनते हैं वो स्टडीज में आता है कि वो ऑर्गेनेलीज वाली मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। ये भी एक स्टडीज में आता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स यहाँ भी बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट था। अच्छा, फिर एक बात आती है हमारी स्टडीज में सिर्फ इतनी सी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नुकसानदेह केमिकल्स अगर बॉडी में या सेल में चले जाएं तो उन्हें खत्म करता है। भाई कैसे खत्म करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक साइकिल चलती है, P450, साइकिल का नाम है P450 मोनो ऑक्सीजनेज साइकिल, P450 मोनो ऑक्सीजनेज साइकिल। अब ये साइकिल क्या है? बेसिकली ये एक साइकिल चलेगी जिसमें नुकसानदेह केमिकल को वाटर सोल्यूबल बनाया जाएगा, उसमें OH ग्रुप को जोड़ा जाएगा। जो हार्मफुल केमिकल हमारे सेल में आ गया वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और वहां जाके उसके साथ क्या होगा? उसे वाटर सोल्यूबल बनाया जाएगा, उसके साथ OH ग्रुप को जोड़ा जाएगा इस साइकिल के मुताबिक। देन वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगी, और वाटर सोल्यूबल होने के बाद हम उसे यूरिनेशन के थ्रू या फीसिस के थ्रू आउट कर देंगे बॉडी से। ये काम होता है इन द लिवर, ये साइकिल चलती है इन द लिवर। ये भी एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल सेल्स में भी पाए जाते हैं, इन्हें वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। एक बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आप यहां पे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपके एपोप्टोसिस में भी काम आता है। अब एपोप्टोसिस में कैसे काम आता है? बेसिकली एपोप्टोसिस है क्या? प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल। अच्छा, एक और बात है, एपोप्टोसिस को या इसमें क्लैश है, एपोप्टोसिस को एपोटोसिस भी कहते हैं। कई स्टडीज में ये भी आता है, वोकैबुलरी की प्रोनाउंसिएशन में इशू है इसके।
तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, कई साइंटिस्ट ये मानते हैं, कई साइंटिस्ट ये मानते हैं। खैर, अपोप्टोसिस या एपोप्टोसिस क्या कॉन्सेप्ट है? इस कॉन्सेप्ट में सेल प्रोग्राम करके डेथ होती है, सेल की बॉडी की मर्जी से सेल की डेथ होती है, सेल को मारा जाता है। किस तरह? बेटे देखने में ये आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम सिग्नल्स निकलते हैं जो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जाते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से साइटोक्रोम प्रोटीन्स निकलते हैं जो लाइसोसोम के पास जाते हैं और लाइसोसोम फट जाता है और पूरा सेल मर जाता है। तो सिग्नल्स, सेल को खत्म करने का सिग्नल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी निकलता है। तो अपोप्टोसिस के सिग्नल्स जो कैल्शियम आयंस की शक्ल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी निकलते हैं। यही हमने बात डिस्कस की। यहाँ पे बहुत सी टेक्निकल पॉइंट्स थे जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किए, ठीक है। और वैसे तो नॉलेज पे आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि पूरा नॉलेज दे दिया, और नॉलेज एक समुंदर है। आप और भी कई बातें इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आप वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, वो भी इनके फंक्शंस में आ जाता है, ठीक है। मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करना, गोल्जी बॉडीज़ को बनाना, ये भी इनके फंक्शंस में आता है। तो ऐसी कई ऐसी बातें हैं जो और इनके बारे में डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करने थे, जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हमारी स्टडीज़ में नहीं मिलती, वो ख़ास तौर पे मैंने क्लियर किए हैं। तो इसको देखें, इसको स्टडी करें, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह पार्ट 1 के बच्चों के लिए। पार्ट 1 के अलावा जो हमारे पास BS के जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिजियोलॉजी वगैरह जो स्टडी, सेल बायोलॉजी वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल रहेगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।